बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वो है क्वाड्रोपोल मोमेंट। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डाइपोल मोमेंट जो है वो बताया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और उसकी हम लोगों ने जनरल डेरिवेशंस भी की थी 3 सिचुएशंस के अंदर। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वाड्रोपोल मोमेंट क्या होता है, क्वाड्रोपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ये उसी से आगे हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वाड्रुपल मोमेंट की डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर मैंने लिखी हुई भी है। When two dipoles are arranged in a space in opposite direction, ठीक है। क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है कि जब हमारे पास दो डायपोल्स अपोजिटली जो है वो एक दूसरे के रखे हुए हों, तो अगर दो डायपोल्स जो हैं वो अपोजिट एक दूसरे के रखे हुए होंगे तो फिर हम उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रुपल मोमेंट। ठीक है। दिस अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज नोन एज क्वाड्रुपोल मोमेंट। और क्वाड्रुपोल मोमेंट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, 2q_d²। जैसे कि डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन निकल कर आई थी हमारे पास, जो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, कि p जो है वो किसके बराबर होता है, qd के बराबर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनफैक्ट। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वाड्रुपोल मोमेंट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो होती है 2q_d² इज इक्वल टू, इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई है, मैंने नीचे ड्रॉ की हुई है। देखें, जैसे ये मेरे पास जो है वो दो डायपोल्स हैं, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, इस डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस से प्लस की तरफ जो है वो डायपोल की डायरेक्शन होती है। इसी तरीके से मैंने जो है वो दूसरा डायपोल रखा हुआ है, ये रहा मेरा दूसरा डायपोल। लेकिन अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और इसकी प्लस वाई एक्सिस की तरफ। तो लिहाजा ये दो डायपोल्स हैं, इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रोपोल, क्योंकि इसके अंदर चार जो है चार्जेस मौजूद हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि इसी तरीके की अरेंजमेंट हो, इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें तो सेंटर में हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस रखे हुए हैं, और ये जो है प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। तो अब इसकी जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में, और यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दो डायपोल्स हैं, अरेंज हुए हुए स्पेस में मौजूद हैं, इस तरह से कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है, जिसके अंदर जो है वो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये सिमेट्रिकल सी शेप है, इसमें एक लाइन के अंदर रखे हुए हैं, तो ये भी क्वाड्रोपोल कहलाएगा एक। ठीक है। अच्छा, ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट और हुई हुई है यहाँ पर, अगर हम देखें तो इसमें भी जो है वो दो तरह के चार्जेस जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर ये एक डायपोल मौजूद है, इसका चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, इसका चार्ज जो है प्लस क्यू है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर भी एक डायपोल मौजूद है, लेकिन इसका चार्ज जो है वो +2q और -2q है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्वाड्रुपोल मोमेंट नहीं कहेंगे। क्वाड्रुपोल मोमेंट के अंदर कंडीशन यही होती है कि चार्जेस, जो चार चार्जेस आपके पास हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए, और इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए इनका कि जो दो डायपोल्स बन रहे हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो, ऑपोजिट हो। अच्छा, अनलाइक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम कह रहे थे कि ये जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, और उसको हम वेक्टर कहते हैं। जो क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट कैन बी अ स्केलर एंड इट कैन बी अ वेक्टर। इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन बहरहाल हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ स्केलर क्वांटिटी एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेक्टर। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने क्वाड्रुपोल मोमेंट बनाया है, तो वाटर जैसे मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल, वो भी जो है वो उसके अंदर भी एक परमानेंट डायपोल होता है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो सेंटर में हमारे पास होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन होता है यानी पॉजिटिव चार्ज, वो इस तरह से
अरेंज होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है और उधर हाइड्रोजन होता है। तो उसके अंदर भी जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे डायपोल्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर रखे हुए हों। डायपोल जो हैं वो कोई ना कोई एंगल भी बना सकते हैं। तो अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे से डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये तो मैंने सिंपल केसेस जो है वो ड्रॉ किए हैं। तो जनरल केसेस, ये जो दो केसेस मैंने ड्रॉ किए हैं, केस नंबर ए और केस नंबर बी, ये हमारा दो केसेस हैं। इसके ऊपर जो है मैं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाह रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम किस तरीके से आखिर कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों क्वाड्रुपोल मोमेंट की जो दो सिचुएशंस हमें गिवन है, ए एंड बी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। अच्छा, हम मुझे ये बात याद है कि जो है लास्ट टाइम मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रुपोल, ठीक है। किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, उसके आसपास कोई किसी पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि मुझे ये बात मालूम है कि क्वाड्रुपोल इज नथिंग बट टू डायपोल्स, ठीक है। तो मैं एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुकी हूँ एक डायपोल का, कि अगर डायपोल के गिर्द अगर कहीं एक डायपोल रखा हो प्लस माइनस और किसी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक कंपोनेंट ई एक्स होगा आई डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट जो है वो ई वाई होगा वाई डायरेक्शन के अंदर। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ड्राइव किए थे, और मैं इन्हीं के अंदर वैल्यूज पुट करके जल्दी जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगी अराउंड क्वाड्रुपोल। तो अच्छा, अब देखिए मैं पॉइंट कहीं भी ले सकती हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया है कि केस ए एक क्वाड्रुपोल मैंने सिंपल वाला ले लिया जो कि एक स्क्वायर था, और मैं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ, मैं इधर भी ये पॉइंट ले सकती हूँ, ठीक है, और मैं इधर भी पॉइंट ले सकती हूँ, किसी भी जगह पे ले सकती हूँ। फिलहाल मैंने एक्सिस डिफाइन कर दिया है, दिस इज माय एक्स एक्सिस। और इस क्वाड्रुपोल का जो सेंटर है वहां से लेके यहाँ तक जो पॉइंट बन रहा है वो है पी एक्स ओ। क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वाई मेरा 0 है। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट जो बन रहा है वो माय अकॉर्डिंग टू माय रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। जो भी मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कि ये y है और ये x है। अच्छा, ये गौर से देखें, ये चूंकि स्क्वायर है तो ये चारों साइड्स पे दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा 2a। मैंने इसको 2a ले लिया। अच्छा, अब होता यह है कि मैं जो है ना वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि मैं हासिल कर चुकी हूँ पहले, उसी को इस्तेमाल करते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मुझे इस बात को जहन में रखना पड़ेगा कि जब मैंने ये डेरिवेशन की थी तो मैंने उस वक्त एज्यूम किया हुआ था कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, और इसके सेंटर से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस था वो मेरा r था, जिसको मैंने लिखा हुआ था कि ये जो r है, ये r क्या है, वो बेसिकली एक्स वाई है। यानी कि इस r को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है, बेसिकली ये एक्स वाई, इसको मुझे जहन में रखना है कि एक्स वाई जो इस फॉर्मूले में डिफाइन हुआ था वो क्या है, ओके। और इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट p जो है डिफाइन हुआ था वो क्या है, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या था, वो d था। अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पर मुझे जब ये चीज़ें पता होंगी तो मैं अपना काम आसानी से कर सकूंगी। अब मुझे ये बात नज़र आ रही है कि इधर एक प्लस चार्ज है, एक इधर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो अब मुझे जब फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इन दोनों को, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए, इस पॉइंट तक का। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, क्योंकि मेरी जो डेरिवेशन है उसमें जब मुझे x चाहिए होगा तो मुझे यहाँ से चाहिए होगा, इस जगह से। तो इसका मतलब है कि ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अच्छा भाई, अगर मैं डायपोल 1 को ट्रीट कर रही होंगी तो x जो होगा वो x नहीं होगा बल्कि x माइनस a होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये x था, तो उसमें से मैंने क्या किया, a को माइनस कर दिया। इसी तरीके से जब मैं डायपोल नंबर 2 को डील कर रही होंगी, तो डायपोल नंबर 2
के लिए मुझे डिस्टेंस इसके सेंटर से यहाँ से पूरा इस पॉइंट तक चाहिए होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो अब मेरा जो डिस्टेंस होगा ये x प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि दिस इज दी पोजीशन ऑफ x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड डायपोल जो होगी, ठीक है, वो होगा x प्लस a, और y जो है वो दोनों केसेस के अंदर 0 होगा, क्योंकि यहाँ से ये x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो डायपोल 1 के लिए भी 0 है और डायपोल 2 के लिए भी वो डेफिनेटली 0 है। तो अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर मैं देखती हूँ कि अब मैंने जो जनरल फार्मूले निकाले थे, उस जनरल फार्मूले के अंदर मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के मेरे पास दोनों फार्मूले मौजूद थे, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगी डायपोल 1 की वजह से और डायपोल 2 की वजह से, अब 4 चार्जेस की वजह से अलग अलग फील्ड मुझे नहीं निकालने की ज़रूरत, मैं डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ करती हूँ। तो अब चूंकि मैं जब डायपोल की वजह से, पहले डायपोल की वजह से फील्ड मालूम करने जाऊंगी तो उसमें भी मेरा y 0 है, और डायपोल 2 की वजह से भी मेरा y 0 है। तो थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले को यहीं पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि अगर y 0 है दोनों सिचुएशंस के अंदर, तो x कंपोनेंट तो मेरा डायपोल का होगा ही नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन के अंदर होगी ही नहीं। तो ये जो है ना, मेरे दोनों केसेस के अंदर Ex जो है वो निकलेगा ही नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से दोनों कंपोनेंट्स के दोनों डायपोल्स के लिए मेरा जो y कंपोनेंट मुझे निकालना है, तो उसमें ये जो मेरा y है वो क्या है, 0 है, ये भी 0 है। तो अब मैं जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगी, ऊपर रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म मेरी पूरी 0 बन जाएगी। तो ये आ गया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो है वो बचेगा एक्स स्क्वायर, और ऊपर 5 की पावर 2, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आ रहा है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, नीचे बचा x की पावर 5, ऊपर बचा x का पावर 2। तो ओवरऑल जो नेट मेरे पास x की पावर आ गई वो x की पावर 3 आ गई, ठीक है, अलोंग दी j डायरेक्शन। और ये माइनस है, माइनस को भी हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायपोल 1 और डायपोल 2 की वजह से फील्ड मालूम करना चाहते हैं, तो x हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ y मालूम करेंगे, और उसका फॉर्मूला भी रिड्यूस होके सिर्फ इतना बन गया। ये बहुत आसान हो गया है। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की ड्यू टू डायपोल 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस के पी, और लिख दिया x की जगह पर x माइनस ए। और x माइनस ए मैंने क्यों लिखा, अभी मैंने आपको ऊपर समझा दिया है कि डायपोल 1 की जो पोजीशन है सेंटर से पॉइंट तक जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वो x माइनस ए है, इसका होल क्यूब। अच्छा, ये इसको मैंने थोड़ा सा खोल के भी बताया है कि ये जो p था उस वाली डेरिवेशन में ये था q, और ये d जो था वो डिस्टेंस था बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस वो d नहीं है, बल्कि वो डिस्टेंस है 2a, ठीक है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है डिस्टेंस जो है वो हमारे पास दो डायपोल्स का, ये जो हम डायपोल कंसीडर कर रहे हैं वो कितना है, 2a है। तो d के बजाय मैं वहां पर लिख दूंगी 2a। ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया 2a, ओके। तो ये 2a मैंने लिख दिया, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं 2kqa। और अच्छा, ये तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू 1 चार डायपोल नंबर 1, ये आ गई। सिमिलरली डायपोल 2 की वजह से भी यही फील्ड होगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो डायपोल्स होते हैं और वो अपोजिटली अलाइन होते हैं, तो उनकी फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो अगर एक को मैंने माइनस लिया हुआ है, दूसरे को मुझे प्लस लेना पड़ेगा। पहले वाले को माइनस मैंने इसलिए लिया हुआ है कि ऊपर जो है वो प्लस है, पहला वाला जो डायपोल है हमारा ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ मैंने ले ली है। दूसरा जो डायपोल है वो ये माइनस और प्लस है, तो ठीक है, माइनस इधर जा रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो अपवर्ड्स बनेगी, तभी मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया है और इसको मैंने नेगेटिव ले लिया। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल फील्ड चाहिए। तो टोटल फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम एडअप कर लेंगे। एडअप करने के अंदर 2k/qa कॉमन निकल रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल दिया। इसके अंदर बचा 1/x प्लस a का होल क्यूब, तो 1/x प्लस a का होल क्यूब इधर आ गया, माइनस 1/x माइनस a का होल क्यूब इसके अंदर बच गया।
और उसके बाद यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन की हुई है। जब मैं एलसीएम लूँगी तो ऊपर यहाँ पर x माइनस ए का होल क्यूब आ जाएगा, वो मैंने फॉर्मूले से पूरा खोल दिया। फिर माइनस का साइन यहाँ पर, और x प्लस ए का होल क्यूब इसके फॉर्मूले से मैंने पूरा खोल दिया। अच्छा, यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के लिए आ जाएंगे, और अगर मैं गौर से देखूँ तो ये बेसिकली x प्लस ए और x माइनस ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब है। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिया। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर क्या किया कि जो टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो रही थी, ये 3x a² और ये 3x a², ये प्लस में थी और ये वाली माइनस में थी, तो ये कैंसिल हो गई। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई। उसके अलावा ये जो a क्यूब है, a क्या चीज़ है, डिस्टेंस है बिटवीन ये डायपोल, और वो बहुत छोटा है। ठीक है, 2a बेसिकली डिस्टेंस है डायपोल के दरमियान हमारे केस में, लेकिन स्टिल 2a से a छोटा है, और a का भी क्यूब अगर हम करेंगे तो a क्यूब बहुत ही छोटा होगा। तो इस कंडीशन में कि इफ 2a इज वेरी वेरी लेस देन एक्स वाई, जिस पॉइंट के ऊपर हम मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स वाई तो हमारा 0 है, एक्स, ठीक है, तो उस सूरत में जो a क्यूब है वो भी हमारा निग्लिजिबल होगा। इसको हम खुद ही डेरिवेशन से अपनी हटा देंगे। अच्छा, ये वाला x क्यूब भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला x क्यूब भी कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बचेगा, -3x²a, और यहाँ पे भी -3x²a, तो ये 6x²a आ जाएगा माइनस का। और नीचे भी मैंने यहाँ पर a² है, तो चूंकि निग्लिजिबल है हायर ऑर्डर्स इसकी, मैंने इसको हटा दिया, सिर्फ x6 बच गया। और x² है यहाँ नीचे, x6 है, तो ये आगे चल के x4 बच जाएगा। ये जो k है ये कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है, 1/4πε0। तो ऊपर वाला 2 और एक नीचे वाला 2, 2 2 जा 4 होता है, तो 2πε0 आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, इसी तरीके से इस 6 को मैं बाहर निकाल देती हूँ, फैक्टराइज करके 3 बाहर निकाल देती हूँ, अंदर बचेगा सिर्फ 2 बच गया भाई अंदर। फिर ये q है, तो ये q आ गया, और a और a जो है वो a² आ गया। और ये 2qa² क्या चीज़ है, 2qa² जो है ये है मेरा क्वाड्रुपोल मोमेंट। ठीक है, और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किस डायरेक्शन के अंदर, -j डायरेक्शन में। इसको मैंने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, 3q2πε0x4 -j डायरेक्शन में। अच्छा जनाब, और दूसरी बात यहाँ पर देखें अगर, तो जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ वेरी कर रही है, वो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4। 4 अगर हमारे पास चार्जेस कहीं अरेंज हुए में सच डेट के दो अपोजिट डायपोल्स हैं, तो उनकी जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा रैपिड फंक्शन है, डिक्रीज हो जाती है x के साथ साथ। हमें पता है कि अगर कहीं एक पॉइंट चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/x² के साथ या r² के साथ डिक्रीज होती है। एक डायपोल हमने पढ़ा, उसकी फील्ड जो है वो 1/x³ के साथ डिक्रीज होती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन है डायपोल का, क्वाड्रुपोल का। ठीक है, कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा x4 के ऑर्डर के साथ में जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर मैं आपको कहीं एक्सप्रेशन दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आप मुझे बताइए कि इसमें से क्वाड्रुपोल की फील्ड कौन सी है, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि डायपोल की फील्ड कौन सी है, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज किस तरह से वेरी करती है, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। एक जनरल रिलेशनशिप जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की। अच्छा, अब मैं दूसरा केस स्टडी करती हूँ जो कि मेरा केस बी था। वो भी एक क्वाड्रुपोल, सिंपल सा क्वाड्रुपोल था। उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये मैंने एक क्वाड्रुपोल बनाया है, और अब मैं कह रही हूँ कि मुझे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये भी आसान वाला पॉइंट है। एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो आसान होते हैं, उसमें डेरिवेशन जो होती है वो आसान हो जाती है। तो इसमें x मेरा 0 है और y,
अकॉर्डिंग टू ये जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू माय एक्सिस हैं, नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल। ये मैंने ओरिजिन अपना डिफाइन किया हुआ है। तो इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y है और x जो है वो 0 है। अच्छा, लेकिन जो डेरिवेशन, अगेन वही बात है कि जो डेरिवेशन मैंने की हुई है, मुझे उसमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होती है उस पॉइंट से लेके डायपोल के सेंटर तक जाना होता है। तो अगर मैं डायपोल 1 कंसीडर कर रही हूँ तो उसका जो सेंटर बन रहा है वो ये वाला बन रहा है और मेरा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, y माइनस डी बाई टू। किस तरह से डी बाई टू? अब यहाँ पर जो डायपोल है, डायपोल की के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अब d है, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो d बाई टू होगा, तो दिस इज y माइनस डी बाई टू। और अगर मैं डायपोल नंबर 2 को देखूं तो यहाँ से इसके सेंटर से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस जो बनेगा मेरा वो y में मुझे ऐड करना पड़ेगा y प्लस डी बाई टू। अच्छा, यहाँ दोबारा मैं फॉर्मूले के ऊपर वापस आ गई और मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मुझे जो है वो क्वाड्रोपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो दो जनरल फार्मूले मैंने निकाले थे। वो जनरल फार्मूले ये थे, उसके अंदर जो है अगर x 0 हो या y 0 हो, कोई भी अगर उसमें से एक कंपोनेंट 0 हो जाए तो उस वक्त जो x कंपोनेंट होता है वो मेरा होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट होता है। तो अब मुझे ये बात पता चल गई कि मेरा जो है वो अब x कंपोनेंट 0 है। x कंपोनेंट अगर मेरा 0 होगा तो उस सूरत में जो है मेरा ई एक्स तो निकलेगा ही नहीं, ई वाई का फॉर्मूला मेरा रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने के बाद फॉर्मूला यहाँ पर इधर देखते हैं हम किस तरह से रिड्यूस हो रहा है। x की जगह पर मैं 0 पुट कर दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2kpy² और नीचे भी मेरे पास आ जाएगा y² की पावर 5/2। तो बेसिकली नीचे y क्यूब है, सॉरी नीचे जो है वो y की पावर 5 है और ऊपर जो है y² है। तो जब कैंसिलेशन होगी तो मेरे पास ये चीज बच जाएगी y³, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो और ये जो P है, इस P को भी मैं दोबारा से खोल देती हूँ। P का मतलब है मेरे पास QD और यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस D ही कह रहे हैं ये, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर हम इसको दोबारा से P कर देते हैं, इट इज़ ओके। अच्छा, अब मुझे फर्स्ट डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो मेरा डिफाइंड है पॉइंट। तो y की जगह पे भी मैं यहाँ पर रख दूंगी y माइनस डी बाई टू का होल क्यूब और इसकी मैं डायरेक्शन रख दूंगी प्लस j। सही। और क्योंकि ये जो प्लस और माइनस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। जो एक डायपोल बनता है, मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ। जो डायपोल होता है उसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। बाहर प्लस से निकलती हैं लाइन ऑफ फोर्सेस और नेगेटिव के अंदर जाती हैं। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस एक्सेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो जाहिर है अपर डायरेक्शन के अंदर होंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस जे कर दिया है। इसी तरीके से अब ये जो सेकंड डायपोल है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करनी है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने y की जगह y प्लस डी बाई टू लग दिया है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पर अब माइनस आ गया है ऊपर और ये प्लस है, ठीक है। तो इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ बनेंगी, ठीक है, y एक्सिस की तरफ। तो ये माइनस जे हो गया। अब इन दोनों को टोटल मुझे करना प्लस करना पड़ेगा टोटल अगर मुझे चाहिए तो, क्योंकि टोटल फील्ड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू डायपोल 1 ड्यू टू डायपोल 2। तो इन दोनों को मैंने ऐड अप कर दिया। ऐड अप करने के बाद वही एलसीएम निकाला तो नीचे मेरे पास आ गया y² प्लस d²/4 और उसका होल क्यूब बाहर। और ऊपर जब मैं एलसीएम लेके इसको फॉर्मूले से खोलूंगी डी क्यूब वाली टर्म को निगलेक्ट कर दूंगी क्योंकि डी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू डायपोल्स और वो बहुत स्मॉल होता है। यहाँ से y³ कैंसिल हो रहा है, कुछ टर्म्स बच रही हैं यहाँ पर। ये देखें कौन सी वाली, 3y² डी बाई टू एंड प्लस 3y² डी बाई टू। तो ये दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो कितना हो जाएगा, 6y² डी बाई टू। तो ये 2 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3y² डी। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिख दिया है 3y² डी। अब y² ऊपर है और y6 नीचे है,
ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर y4 लिख दिया है, कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे। इस k की जगह पर मैंने इसको लिख दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब अंदर क्या क्या बच गया, q बच गया, 2 बच गया। इस p को मैं खोलूंगी तो एक qd बच गया, और यहाँ का भी एक d है ये वाला, तो ये d आ गया, q d q 2q d स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है, ये तो क्वाड्रोपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ क्वाड्रोपोल मोमेंट वो मेरे पास निकल कर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ तो यहाँ पर भी वो 1/4 करके वेरी कर रही है, y की पावर 4 के साथ वो वेरी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रोपोल मोमेंट की जो फील्ड होती है वो डायपोल के मुकाबले में और भी ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज करती है, बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज करती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक जनरल डिस्कशन जो है वो किए, इसको गौर से देखते हैं। देखें, ये मेरे पास जो है, अमूमन हम जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं चार्जेस की। मिसाल के तौर पे चार्जेस जो हैं वो आर्बिट्ररी शेप में रखे हुए हैं, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट के ऊपर मालूम कर रहे हों, या एक सिलेंडर की फॉर्म में रखे हुए हों चार्जेस, लाइन चार्ज कह लें इसको, या ये प्लेन के अंदर जो है ना वो चार्जेस रखे हुए हैं और हम किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा भाई इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पे मौजूद है, ये कहलाएगा मोनोपोल, क्योंकि ये एक ही पोलैरिटी है इसके अंदर। ठीक है, एक ही पोलैरिटी है, ये मोनोपोल्स कहलाएंगे। और ये मोनोपोल का मतलब है जस्ट क्यू चार्ज, सिंगल चार्ज। ये देखें, एक सिंगल चार्ज है, प्लस है, ये प्लस है। तो उसकी वजह से हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, जनरली हम ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी भी मटेरियल के अंदर सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, ये एक्सिस चार्ज होता है जो कि हमें नज़र आ रहा होता है। अंदर एटम भी मौजूद होते हैं, उन एटम के अंदर भी चार्जेस होते हैं। तो अब क्या होगा, एक्चुअल में जो है वो मेरे पास प्लस और माइनस चार्ज जो है वो सब मौजूद हैं। ठीक है, अब सपोज कर लिया मैंने कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो अब इसकी जो नेट फील्ड है वो क्या होगी, नेट नेट चार्ज जो है इसका नेट चार्ज 0 होगा। और अगर मैं बहुत किसी दूर किसी जगह पर खड़ी होंगी तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो मुझे कैसी नज़र आएगी, 0, क्योंकि ये अब बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि न्यूट्रल। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अब मैं इसके थोड़े से करीब खड़ी हूँ तो मुझे पता चले कि अच्छा थोड़े थोड़े चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे प्लस जमा हो गए हैं और थोड़े से कहीं नेगेटिव चार्जेस एक जगह जमा हो गए, बाकी चार्जेस रैंडम पड़े हुए हैं, प्लस माइनस हर जगह पर। तो ये जो प्लस चार्जेस इक्का दुक्का बाय चांस करीब आ गए हैं, और ये इक्का दुक्का चांस बाय मतलब नेगेटिव का क्लस्टर बन गया है, तो ये एक डायपोल की फील्ड है। और अब यहाँ पर मुझे जो है वो लगेगा कि ये जो सिस्टम है मेरा, जो मुझे दूर से नज़र आ रहा था कि ये न्यूट्रल है, ये मुझे अब न्यूट्रल की तरह नज़र नहीं आएगा बल्कि ये एक डायपोल की तरह नज़र आएगा। और अब मैं कह सकती हूँ कि इसकी भी फील्ड है, और मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँगी और मैं कहूँगी कि ये बहुत रैपिडली डिक्रीजिंग फील्ड है, और उसकी जो वेरिएशन हो रही है वो इस तरह से हो रही है r³ के साथ। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस मटेरियल के और बहुत ज़्यादा करीब चली जाऊँ तो मुझे लगेगा कि अच्छा भाई इसके अंदर जब मैं एटम्स की अरेंजमेंट देखूं और मैं चार्जेस की अरेंजमेंट देखूं तो मुझे लगेगा कि क्वाड्रुपोल अरेंजमेंट भी हो सकती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जो है वो 1/r4 करके वेरी करती है। तो मुझे किसी क्वाड्रुपोल की अगर फील्ड देखनी है तो मुझे इस तरह की अरेंजमेंट के करीब होना पड़ेगा। तो हमारी जो है ना वो ये रिक्वायरमेंट होती है। अब हम ये जो फील्ड निकाल रहे हैं एक पॉइंट चार्ज की, जो शुरू शुरू में हमने निकाली, फिर उसके बाद हमने डायपोल की निकाली, फिर हमने क्वाड्रोपोल की निकाली, तो हम क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि बाज़ दफ़ा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूर निकालने की ज़रूरत पेश आती है। तो हमें लगता है कि इसकी जो डायपोल होंगे इसके अंदर अभी इस पॉइंट के ऊपर निग्लिजिबल हो गए। ठीक है, क्वाड्रुपोल की फील्ड, क्वाड्रुपोल अगर अरेंजमेंट बाय चांस कहीं हो रहा है तो उसकी भी फील्ड होगी, लेकिन चूंकि वो 1/x4 करके वेरी करती है तो वो इस पॉइंट पे जो कि बहुत दूर है हमें नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अच्छा हम तो अब मटेरियल के बहुत करीब खड़े हुए हैं, तो अब इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी जो कि और है, विच इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डायपोल।
तो उसकी वजह से फील्ड हो सकती है, तो अच्छा फिर हम उसको निगलेक्ट नहीं करते, फिर हम उसको ले लेते हैं। कभी हम मटेरियल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो फिर हम क्वाड्रोपोल मोमेंट को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हमें लेना पड़ता है। अच्छा, लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके अंदर बस ये दो पढ़ाइयाँ जो है ना वो काफ़ी होती हैं। एक तो फ्री चार्जेस की वजह से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी बनाया हुआ है कि 2 प्लस चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सेस चार्ज और बना दूँ, फॉर एग्जांपल लेट सपोज 2 मैंने प्लस चार्ज बना दिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो है वो मुझे मिलेगी। अगर मैं किसी दूर जगह पे खड़ी हुई हूँ तो मैं सिर्फ देखूंगी कि इसके अंदर एक्सेस चार्ज कितना है। वही एक्सेस चार्ज जो है ना वो मुझे यहाँ पर फील्ड देगा किसी दूर पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर एक्सेस चार्ज नहीं है तो, और अगर मैं करीब खड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये जो उसके अंदर एटम मौजूद है और एटम के अंदर अगर अरेंजमेंट इस तरह की हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हुआ हुआ है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हुआ हुआ है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर होता है इंसुलेटर, जिसको आप कहते हैं इंसुलेटर्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं कंडक्टर्स में। तो हम उसमें कह सकते हैं कि उसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे और वो बिहेव करेगा लाइक अ सिंगल मोनोपोल, क्योंकि उसमें एक ही पोलैरिटी वाले चार्जेस हैं, या तो नेगेटिव या प्लस, और उसकी फील्ड हमें मिलेगी एक बहुत ही डिस्टेंट पॉइंट के ऊपर, और करीब भी और करीब भी, हर जगह हमें मिलेगी। लेकिन अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और कैपेसिटर वगैरह में हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करना पड़ता है प्लेट्स में, तो हम यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। उसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते, तो वो मटेरियल जो है ना वो इस अप्रोक्सीमेशन के तहत हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन है। और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर ये दो काफ़ी होती हैं पढ़नी अप्रोक्सीमेशंस। क्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है वो हमारा निकल कर आता है बहुत करीब अगर हम जाएं, यानी कि हम न्यूक्लियस के अंदर अगर हम चले जाएं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हम ये क्वाड्रुपोल मूवमेंट वगैरह निकालते हैं। वहाँ पर नज़र आता है हमें ये अरेंजमेंट, इसकी फील्ड, क्योंकि हमें बहुत क्लोज जाना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया। असल में होता ये है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव अप एंड डाउन क्वार्क्स होते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रॉन के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव क्वार्क्स हैं, और इस प्रोटॉन के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव क्वार्क्स होते हैं। तो वहाँ पर जो है ना हम अगर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो वहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल होती है। हमारे कोर्स के अंदर जिन सिस्टम की डायमेंशंस पे हम डील कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ मोनोपोल और डायपोल जो है ना वो अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमारे पास काम आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 केसेस मैंने आप लोगों को करवाए थे, ये बुक की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर मेरा जो है डायपोल मोमेंट का टॉपिक ख़त्म हो रहा है, क्वाड्रुपोल मोमेंट का। इसकी जो प्रॉब्लम्स थी 2 मैंने यहाँ पर करवा दी, और क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में मैंने इधर आपको बता भी दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड और है, इसको एंड कर रही हूँ इस लेक्चर को मैं। यहाँ पर वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कोई भी मटेरियल है, लेट सपोज एक ये कंडक्टर मटेरियल है, उसके अंदर मैंने क्या किया है कि एटम मेरे पास न्यूट्रल है +3 और -3, और उसके अलावा मैंने बाय सम मीन्स उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और भी डाल दिए हैं। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर खड़ी होंगी, बहुत ज़्यादा दूर, तो ये वाले जो एटम्स की जो फील्ड है ये तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी। जो इसके अंदर एक्सेस चार्जेस मौजूद हैं या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। वो क्या तो हम उसको कहेंगे मोनोपोल। तो मोनोपोल मोमेंट क्या होता है, जस्ट क्यू चार्ज, या तो प्लस या माइनस। मोनो चार्जेस के लिए मोनोपोल मोमेंट की टर्म भी यूज़ करते हैं हम। और हम कहेंगे कि अच्छा भाई ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव, उसकी वजह से जो फील्ड है हम सबकी बारी बारी कैलकुलेट करते चले जाएंगे एक सर्टेन पॉइंट पे।
और वो इस तरह से करके वेरी करेगी, ठीक है। ई इज 1/r² करके हर पॉइंट चार्ज की, और हम फिर उसको टोटल निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई हम यहाँ पे बैठे हुए, इस पॉइंट पे बैठे हुए, तो इस पॉइंट के ऊपर ना सिर्फ इन पॉइंट चार्जेस की फील्ड होगी, बल्कि एक ये तो डायपोल की तरह ऐड कर रहा है, तो इसकी फील्ड भी हमें ऐड कर लेनी चाहिए। तो फिर हम डायपोल की फील्ड भी ऐड कर लेंगे। फिर अगर हम बहुत ही ज़्यादा अंदर घुस गए इसके एटम्स के अंदर, और इस तरह का अरेंजमेंट हुआ हुआ है एटम के अंदर के दो डायपोल्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो गए, लेट्स सपोज, या न्यूक्लियस के अंदर, तो फिर हमें इसकी फील्ड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ क्वाड्रोपोल मोमेंट नहीं होता, बल्कि उससे ज़्यादा 3 डायपोल्स भी अरेंज हो सकते हैं, 4 डायपोल्स भी अरेंज हो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिव, तो उसको हम कहते हैं कि हायर ऑर्डर मोमेंट। तो इसी तरीके से बहुत सारे और भी अरेंजमेंट्स होते हैं, उसको भी हम निकालते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे अगर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 2 डायपोल मोमेंट है, तो उसकी फील्ड वेरी कर रही है r⁴ से। तो अगर 3 डायपोल मोमेंट्स होंगे तो हो जाएगा r⁵, और अगर 4 डायपोल मोमेंट्स होंगे तो हो जाएगा r⁶। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे, तो हायर ऑर्डर डायपोल मोमेंट्स भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह ताला दूसरा टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।